नमस्कार। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। सोमवार को इस मामले में बेहद अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और मोदी सरकार ने 370 को हटाकर कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ किया वो संविधान के दायरे में है, एक संवैधानिक कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो उसके बाद उसके पास कोई विशेष शक्तियां या विशेष कोई प्रावधान रह नहीं जाता। जैसे तमाम देश के हिस्से हैं, जैसे तमाम रियासतों का विलय हुआ, ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर का भी विलय हुआ। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर ये कहे कि उसके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, उसके पास कुछ विशेष प्रावधान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े गैंग को एक बार फिर से एक बहुत बड़ी चोट लगी है। जी हां, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने 370 हटाने का फैसला किया तो ये जो पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसने छाती पीटनी शुरू कर दी थी। इसने छाती पीट कर यह कहना शुरू कर दिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ऐसा करने का केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार ही नहीं है। यह कहा कि इस तरह से जो फैसला लिया गया है, मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर अब भारत का हिस्सा नहीं रह पाएगा। यह भी कहा कि पूरे देश में आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जब 370 को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के, या सिर्फ यूं भी कह सकते हैं कि कश्मीर के घर घर में तिरंगा फहर रहा था। क्योंकि जम्मू में तो पहले भी हम देखते थे तिरंगा फहरता था, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, वैली की बात करें, तो वहां आईएसआई के झंडे फहरते थे, वहां पाकिस्तान के झंडे फहरते थे। लेकिन 370 हटने के बाद दुनिया ने देखा कि कश्मीर में, घाटी में किस तरह से तिरंगा लहरा रहा है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो चुनौतियां दी थी, जो धमकियां दी थी, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई और जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां तिरंगा फहराता है और वहां सभी लोग जो हैं भारत माता की जय के भी आज नारे लगाते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी सरकार ने 370 को हटाया, उसके बाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर में एक नैरेटिव तैयार किया गया। अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में और साथ साथ सोशल मीडिया में 370 और कश्मीर को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई, फेक नैरेटिव फैलाया गया। यह कहा गया कि वहां पर जो है लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को बंद कर दिया गया है, टेलीविजन चैनल वहां नहीं आ रहे, अखबार वहां नहीं छप रहे, लोगों के जो लोकतांत्रिक हक हैं उनको खत्म कर दिया गया है, इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं। इस तरह के तमाम फेक नैरेटिव्स वहां पे तैयार किए गए। और उसके बाद ये जो पूरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग था, और इस टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया भर की शक्तियां थी, दुनिया भर का पैसा जो है इनको पंप किया जा रहा था। तो एक दो नहीं बल्कि पूरी 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी। आप सोच लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाना ही अपने आप में एक बड़ा महंगा सौदा होता है, लेकिन 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी और जम्मू कश्मीर के हर पहलू को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम पहलू थे, उन तमाम पहलुओं को लेकर के हर पहलू पे एक ना एक याचिका दायर कर दी गई। ये कोशिश की गई कि केंद्र सरकार को, भारत को चारों तरफ से घेर दिया जाए। उधर से पाकिस्तान ने, टर्की ने और भारत विरोधी जो तमाम ताकतें हैं, उन्होंने दुनिया भर में दुष्प्रचार शुरू किया। पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान तो बाकायदा वो यूएन में पहुंच गए, और यूएन में पहुंच गए उन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च करके बाकायदा अमेरिका में एक एड एजेंसी हायर की ताकि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके, और टर्की भी इसमें शामिल था। इस तरह से भारत विरोधी तमाम ताकतें जो थी वो मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि 4 साल 4 महीने और 6 दिन तक ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन तक इसकी लगातार सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद आखिरकार जो तमाम भारत विरोधी ताकतें थी उनको एक धक्का देते हुए साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। आप याद कीजिए कि इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, बल्कि साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। एक तरह से जम्मू कश्मीर की जो तमाम पार्टियां जो चाहती थी
कि 370 बना रहे, जो चाहती थी कि 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलता रहे, जो चाहती थी कि 370 के नाम पर भारत सरकार के कानून जम्मू कश्मीर में ना चलें, उन्होंने पूरा का पूरा एक गुपकार एक गैंग बना लिया था और यह कहा था कि यह गुपकार गैंग जो है वो तब तक काम करेगा जब तक कि 370 की वापसी नहीं हो जाती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह ऐलान कर दिया था कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक कि 370 की वापसी नहीं हो जाती। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि 370 की वापसी नहीं होगी, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो गुपकार गैंग है इसका भविष्य अब क्या होगा। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि महबूबा मुफ्ती का भविष्य क्या होगा। हालांकि ये तमाम लोग अभी छाती पीट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अंतिम फैसला नहीं है, अभी हम देखेंगे, लड़ाई लंबी है। लेकिन सच बात तो यह है कि ये लड़ाई यहां खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में अब कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। और यह भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ऐतिहासिक भूल थी, उस ऐतिहासिक भूल को सही कर दिया। आप याद कीजिए कि किस तरह से जब भारत आजाद हुआ था तो दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि भारत टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में रहे। इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक चाल चली और ये कह दिया कि जो तमाम रियासतें हैं वो रियासतें ये तय करें कि उनको भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है। पहले तो बंटवारे के लिए लाइन खींची गई, उसके बाद यह कह दिया गया कि तमाम रियासतें तय कर लें। 562 से ज्यादा रियासतें थी। इन रियासतों को भारत में विलय के लिए लगातार कोशिश की गई और उसके बाद ये काम जो है ये सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम रियासतों को भारत में जोड़ दिया, जिसमें हैदराबाद भी। आप सोचिए, हैदराबाद के नवाब जो थे उन्होंने ये कह दिया था कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, भारत के साथ नहीं रहेंगे। आप सोचिए कि आप हैदराबाद की पोजीशन देखिए भारत के नक्शे में, वो भारत के बीच में है। आप सोचिए कि भारत के बीच का एक हिस्सा ये तय कर लिया उसने कि वो भारत के साथ नहीं पाकिस्तान के साथ जाएगा। तो सोचिए कि भारत का नक्शा कैसा होगा। लेकिन उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही एक चतुराई दिखाते हुए, चतुराई और साहस दिखाते हुए उन्होंने मजबूर कर दिया कि नवाब जो है हैदराबाद छोड़ के भाग जाए और हैदराबाद का भारत में विलय हो जाए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर था उसकी जिम्मेदारी पंडित नेहरू ने अपने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा, क्योंकि पंडित नेहरू का जम्मू कश्मीर से कुछ खास लगाव था, खास प्यार था, प्रेम था, और वो जम्मू कश्मीर से था या शेख अब्दुल्ला से था ये कहना जो है आज मुश्किल है, लेकिन खास लगाव था, ये तो साफ तौर पे था। तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला मैं देखूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जो ऐतिहासिक भूल की गई उसके दुष्परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। जिस तरह से जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस वक्त जो है बड़ी चालाकी के साथ एक पूरा प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए डाल दिया गया। तो जब आप इतिहास में जाएंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि शेख अब्दुल्ला ने दरअसल एक तरह से बड़ी कुटिल चाल चली। उन्होंने पंडित नेहरू को जो है इमोशनली ब्लैकमेल किया, दूसरी तरह से ब्लैकमेल किया और इस तरह से 370 का प्रावधान वो इस पूरे जो हमारा संविधान था उसमें डालने में कामयाब रहे। लेकिन इसको अस्थायी लिख दिया गया था। और यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था, लेकिन 16 अक्टूबर 1949 को यह 370 का ड्राफ्ट तैयार होता है। सोचिए, और उसके बाद जो है 17 अक्टूबर को यह संविधान सभा में आता है और इसको शामिल कर लिया जाता है, इसको मोहर लग जाती है। यहां तक कि एक दिन के अंदर अंदर, मतलब इतना भी वक्त नहीं दिया जाता कि संविधान सभा के जो तमाम सदस्य हैं इस पर विचार मंथन कर सके कि यह दरअसल क्या प्रावधान है और इसका भविष्य में क्या कुछ नुकसान भारत को होगा, इतना भी नहीं सोचा। लेकिन एक इसमें क्योंकि एक लाइन थी अस्थाई ये प्रावधान है, इसलिए लोगों ने सोचा ठीक है थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद ये हट जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि भारत के नेताओं ने, राजनेताओं ने, कांग्रेस ने किस तरह से संविधान के इस अस्थायी प्रावधान के नाम पर देश को किस तरह से 7 दशक तक बेवकूफ बनाया, 7 दशक तक बेवकूफ बनाया। और ये जो अस्थायी व्यवस्था थी, ये टेम्परेरी जो व्यवस्था थी, ये परमानेंट व्यवस्था हो गई और 370 जो है एक स्थायी प्रावधान हो गया। और सिर्फ स्थायी प्रावधान नहीं हो गया, बल्कि इसके तहत जम्मू कश्मीर में यह व्यवस्था हो गई कि जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री कहा जाएगा। और जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा, उनका संविधान अलग होगा। और इसीलिए जब ये सब व्यवस्थाएं हुई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे,
जो बीजेपी, जिनको आज अपना एक बीजेपी अपना मुख्य विचारक मानती है, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह नारा दिया, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ लोग इस रहस्यमय परिस्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मौत हुई, उसके कारण उसको जो है कुछ लोग साजिश मानते हैं। पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की एक साजिश थी। लेकिन उसके बाद जो है हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद बढ़ता गया, अलगाववाद बढ़ता गया। पाकिस्तान दुनिया भर में ये नैरेटिव चलाता रहा कि एक विवादित हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा माना ही नहीं गया। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चतुराई से, और जो है ये पूरे 370 को जो है अल्टीमेटली इसको कब्रिस्तान पहुंचाने का काम कर दिया, और अब 370 पूरी तरह से दफन हो गई है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कब अपने हैट से कौन सा कबूतर निकालेंगे कोई नहीं जानता। इसलिए अब जो है 370 हटने के बाद, परमानेंटली इसको दफन करने के बाद, अब जम्मू कश्मीर का मामला सेटल हो गया है। राम मंदिर जो है वो बनने जा रहा है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। तो आप समझ लीजिए कि अगला नंबर किसका आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी शांत तो नहीं बैठेंगे। 24 के चुनाव से पहले या 24 के चुनाव के बाद कौन सा नया बड़ा धमाका नरेंद्र मोदी करेंगे, अब उस पर निगाह बनाए रखिए। अटकलें मत लगाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर जो अटकलें लगती हैं वो सभी अटकलें गलत साबित होती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।